बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए छोले भटूरे। अरे भगवान, ये अचानक से इतनी तेज हवा कैसे आने लगी है? लगता है बाहर बहुत भयंकर तूफान आ गया है और बारिश की बूंदें हमारी टीन की छत पर गिर रही हैं, इसलिए ये आवाज आ रही है। जरा मैं खिड़की से झांक कर बाहर तो देखूं। महेश हड़बड़ाकर अपनी चारपाई से उठकर बैठ जाता है और कमरे की खिड़की का पल्ला खोलकर बाहर की तरफ झांकता है, जहां तेज हवाओं के साथ पानी का सैलाब बह रहा होता है। तभी शोभा भी जागते हुए, क्या हुआ जी, ऐसे अचानक रात को क्यों उठ गए? और बाहर क्या हो रहा है जो इतनी तेज आवाज आ रही है? जल्दी से उठो तुम सब लोग, और बाहर बहुत भयंकर तूफान चल रहा है और हमारी टीन की छत हिलने लगी है। घर के सभी सदस्य तुरंत हड़बड़ाकर अपनी नींद से जाग जाते हैं और कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। अंकित जल्दी से उठकर अपने पिता के पास आता है और बाहर का डरावना मंजर देखकर, पिताजी, बाहर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। हमारी टीन की ये छत इस तेज आंधी को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। पिताजी, तूफान तो बहुत तेज है। हमने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर ये टीन लगवाकर घर बनवाया था। अगर ये तूफान ऐसा ही रहा तो हमारी पूरी टीन उड़ जाएगी। बेटा, अब क्या कर सकते हैं? कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। फिर भी हमें कुछ तो कोशिश करनी ही होगी ताकि नुकसान कम से कम हो सके। परिवार के सभी लोग तुरंत दरवाजे की कुंडी खोलकर भारी बारिश और तेज हवा के बीच बाहर आंगन में निकल आते हैं। अंकित और महेश हाथ में मजबूत रस्सियां और लोहे के तार लेकर टीन की छत को बांधने की कोशिश करते हैं। भैया, संभल कर ऊपर चढ़ना, हवा बहुत तेज चल रही है और पैर फिसलने का पूरा डर है। देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। हे भगवान, हमारी किस्मत में हमेशा से ही दुख लिखे। हमारी गरीबी इतनी है कि हम चैन से अपनी इस छोटी सी छत के नीचे भी रात को सो नहीं सकते। तेज हवा के एक झटके के साथ ही घर की टीन की छत उड़कर दूर पड़ोसी की दीवार पर जा गिरती है। पूरा परिवार बारिश के पानी में पूरी तरह भीग जाता है और ठिठुरने लगता है। पिताजी, अब क्या करें? टीन उड़कर दूर जा गिरी है और अब हमारे सिर पर आसमान खुला हो गया है। सारा घर पानी से भर चुका है। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहले किसी तरह बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और फिर सुबह होते ही इसका कुछ उपाय सोचेंगे। जैसे तैसे कुछ घंटों बाद सुबह के वक्त बारिश की रफ्तार धीमी हो जाती है और बादल छटने लगते हैं। महेश और अंकित आसपास से भाग भाग कर गिरी हुई टीन के टुकड़ों को इकट्ठा करके वापस घर के आंगन में लाते हैं। उन्हें देखकर अंकित, पिताजी, ये टीन तो बीच से पूरी तरह मुड़ गई है। इसको दोबारा लगाने के लिए किसी कारीगर को बुलाना पड़ेगा और इसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। हाँ बेटा, बिना पैसे के ये काम नहीं हो सकता। अभी तो घर के अंदर भरा हुआ सारा पानी बाहर निकालना है, वरना हम रहेंगे कैसे? रेखा और शोभा घर के अंदर बाल्टी और मग की मदद से गंदा पानी बाहर फेंकने लगती हैं। पानी फेंकने के बाद रेखा सूखे कपड़ों से फर्श को पोंछती है और कमरे के कोने में चटाई बिछा देती है। सभी लोग चटाई पर बैठकर बातें करते हुए, घर का सारा सामान पानी में भीग चुका है। खाने का राशन भी खराब हो गया। समझ नहीं आ रहा इसकी चिंता करूं या जो छत टूट गई है उसकी चिंता करूं। बेटी, तकदीर ही ऐसी है तो क्या कर सकते। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है और मौसम थोड़ा साफ हो जाता है। तब अंकित अपने पिता से, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इस टूटी हुई टीन को सही करवाना सबसे पहली और जरूरी जरूरत है, वरना अगली बारिश में हम खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। सही कह रहे हो बेटा, बिना पैसे के कोई कारीगर काम करने नहीं आएगा। हमें किसी न किसी से उधार मांगना ही पड़ेगा। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं पड़ोस में जाकर थोड़ी मदद के लिए पूछ आती हूँ। शायद कोई पड़ोसी हमारी इस मुसीबत में कुछ पैसे उधार दे दे। और मैं भी अपने कुछ पहचान वालों के पास जाकर देखता हूँ कि कोई मदद मिल जाए। रेखा और शोभा दोनों एक साथ मिलकर पास की ही रहने वाली पड़ोसन नंदिता के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। वे नंदिता के दरवाजे पर पहुंचती हैं, जहां अंदर से छोले भटूरे की बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट खुशबू बाहर आ रही होती है। बहू, शायद नंदिता रसोई में छोले भटूरे बना रही है। खुशबू यहाँ तक आ रही, तू जरा उसे आवाज तो लगा। कोई है क्या घर के अंदर? जरा सुनिए तो। नंदिता किचन से आवाज देते हुए, अरे बाहर कौन खड़ा है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ सीधे रसोई की तरफ। रेखा और शोभा दोनों झिझकते हुए अंदर रसोई में जाती हैं। नंदिता उस वक्त बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करके फूले फूले छोले भटूरे तल रही होती है। बगल वाले गैस चूल्हे पर छोले पक रहे थे और चारों तरफ धुएं के साथ मसाले की महक फैली हुई थी। अरे तुम दोनों इस वक्त मेरे घर पर? कहो सब ठीक है ना? वैसे कल तो तुम्हारे यहाँ तूफान में बहुत नुकसान हुआ था ना? हाँ नंदिता बहन, हमारा तो पूरा घर उजड़ गया है। छत की टीन उड़ गई है और घर में पानी भर गया है। हम तुमसे थोड़ी मदद मांगने आए थे। अरे देखो ना, मैं तो अभी खुद घर में मेहमानों के लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल समय नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी खाने के मामले में कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।
बेटा हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी टूटी हुई टीन को ठीक करने के लिए कुछ पैसों का उधार दे दो, हम बहुत जल्द लौटा देंगे। तुम लोग तो हमेशा ही किसी ना किसी काम के लिए पैसे मांगने आ जाती हो। अच्छा ठीक है रुको, मैं अभी तुम्हें थोड़े पैसे ला कर देती हूँ। नंदिता अपने कमरे के अंदर जाकर 50 रुपए का एक नोट लाकर रेखा को हाथ में रखते हुए, बस अभी तो इतने ही है मेरे पास, इसी से काम चला लो। रेखा और शोभा उस पैसे को लेकर उदास मन से वापस अपने घर लौटती हैं और रेखा अपने ससुर को वो पैसे देते हुए, पिताजी देखिए ना, बहुत कोशिश करने के बाद भी सिर्फ 50 रुपए ही मिल पाए, इससे तो टिन का एक कोना भी ठीक नहीं हो पाएगा। बेटा तुम दिल छोटा मत करो, मैं भी अपने एक पुराने परिचित से थोड़े से पैसे उधार का इंतजाम करके लेकर आया हूँ। हम सब मिलकर इस पैसे को जोड़ लेते हैं। हाँ, और मेरे पास भी थोड़ी सी बचत के पैसे मिल गए हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम कारीगर को बुलाकर टीन ठीक करवा सकते हैं। अंकित तुरंत शहर के कारीगर को बुलाकर लाता है। कारीगर अपने साथ लोहे की हथौड़ी, कीलें और लंबी छड़ें लेकर छत पर चढ़ जाता है और जोर जोर से टीन ठोकने का काम शुरू कर देता है। छत को अच्छी तरह से ठोक पीट कर लगा देने के बाद कारीगर अंकित से, लो भाई, मैंने अब इस टीन को बहुत मजबूती से ठोक दिया है और चारों तरफ से कस दिया है। अब चाहे कितनी भी तेज बारिश या आंधी आ जाए, ये टीन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। चलो भगवान का शुक्र है कि ये काम तो पूरा हुआ। ये लो अपनी मजदूरी के पैसे, तुमने बहुत अच्छा और मजबूत काम किया है। कारीगर पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका है और सूरज सिर के ऊपर आ चुका है, जिससे थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है। चलो भाई, घर की छत का संकट तो टल गया है। अब मुझे जल्दी से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर निकलना चाहिए, वरना मेरा मालिक बहुत गुस्सा करेगा। आप बिना कुछ खाए पिए इतनी धूप में जा रहे हैं, दोपहर का वक्त हो गया, रुकिए मैं भी आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। नहीं रेखा, आज वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं और रुका तो मालिक मेरी हाजिरी काट कर मुझे काम से निकाल देगा। मैं सीधे साइट पर जा रहा हूँ। अंकित तुरंत अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। सड़क पर चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है। वो निर्माण कार्य वाली जगह पर जाकर रुककर सामने खड़े अपने मालिक से, अरे मालिक, आज साइट पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ है? मुझे लगा कि शायद आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई होगी। बताइए मुझे आज क्या काम संभालना है? अरे मूर्ख इंसान, तुझे क्या बाहर की ये झमाझम बारिश और कीचड़ दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस मौसम में सड़क निर्माण का सारा काम बंद कर दिया गया है। क्या काम बंद हो गया? मालिक ऐसा मत कहिए। अगर बारिश के दिनों में काम बंद रहेगा तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा और हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो क्या मैं इस बारिश में कीचड़ के बीच काम करवाकर अपना नुकसान करवा लूं? तू चुपचाप यहां से जा। जब दोबारा काम शुरू होगा तो मैं खुद तुझे बुलवा लूंगा। अंकित बहुत ज्यादा निराश और हताश होकर सिर झुकाए वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे हैं और चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। घर पहुंचकर वो अपने परिवार के बीच चटाई पर बैठ जाता है। उसे इस तरह उदास बैठा देख शोभा, बेटा इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया और तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या मालिक ने तुझे डांट कर भगा दिया क्या? माँ, बारिश की वजह से साइट का सारा काम अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे आने वाले दिनों में हमारा गुजारा कैसे होगा। बेटा हिम्मत मत हारो। जिंदगी में अगर एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। हमें इस मुसीबत का सामना मिलकर करना होगा। रेखा रसोई में चूल्हे पर खाना बनाते हुए रोटी बेल रही सरिता से, देख रही हूँ सरिता, तुम्हारे भैया का काम भी छूट गया और घर में खाने के नाम पर केवल ये आटा ही था जिसकी हमने मोटी मोटी रोटियां बना दी। हाँ भाभी, खाने के लिए कोई सब्जी भी नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि लाल मिर्च और नमक की चटनी पीस लेती हूँ। आज सभी को चटनी रोटी ही परोस देते हैं। सरिता रोटियां बेलकर पास ही रखे सिलबट्टे पर हाथों से लाल मिर्च और नमक की चटनी पीस लेती है। उसके बाद सरिता और रेखा मिलकर चटाई पर सभी के लिए वो चटनी रोटी परोस देते हैं। चटनी रोटी देखकर अंकित, अरे ये क्या बहन, खाने में आज सिर्फ चटनी रोटी है क्या? हाँ भैया, आज खाने में सिर्फ मोटी रोटियां और मिर्च की चटनी ही है, क्योंकि घर में और कुछ नहीं बचा है। कोई बात नहीं बहन, भूख तो पेट की आग है, सूखी रोटी से भी बुझ जाएगी। बैठो, सब लोग मिलकर खाते हैं। परिवार के सभी लोग चटाई पर बैठकर रोटी और चटनी खाने लगते हैं। तभी अचानक बाहर गली से एक ठेले वाले की तेज गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, गरमा गरम छोले भटूरे ले लो, स्वादिष्ट और मसालेदार छोले भटूरे ले लो, गरमा गरम छोले भटूरे। अरे माँ सुनो ना, बाहर कोई छोले भटूरे बेचने वाला आया है। उसकी आवाज सुनकर ही मुंह में पानी आ गया।
इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का कितना मजा आएगा। ऐसा कहकर सरिता दौड़कर दरवाजा खोलकर बाहर देखती है, जहां ठेले वाला गर्मा गर्म छोले भटूरे सबको दे रहा था और आसपास लोग भीड़ लगाकर छोले भटूरे खरीद रहे थे। उसकी खुशबू उड़कर सरिता के पास तक भी आ रही थी। वो अपनी माँ को आवाज लगाकर, माँ देखो ना, कितने सारे लोग छोले भटूरे खरीद रहे हैं और गर्मा गर्म छोले भटूरे कितने अच्छे दिख रहे हैं। मुझे भी कुछ पैसे दो ना, मैं भी छोले भटूरे खरीद कर लाऊंगी, हम सब खाएंगे। बेटा तू बाहर की तरफ देख भी क्यों रही है, दरवाजा बंद कर दे। तुझे तो अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब हमने टीन ठीक करवाने में खर्च कर दिए हैं। अपनी माँ की बात सुनकर सरिता उदास मन से दरवाजा बंद कर देती है और चटाई पर आकर बैठकर अपनी चटनी रोटी की प्लेट को देखते हुए, माँ मैंने दरवाजा और खिड़की दोनों बंद कर दी, लेकिन फिर भी छोले भटूरे की खुशबू यहाँ तक आ रही है। बेटी, हम अपनी इच्छाओं को तो रोक सकते हैं, लेकिन इस हवा में तैरती हुई खुशबू को कैसे रोकेंगे। छोले भटूरे की ये महक हमारे दिल को और ज्यादा बेचैन कर रही है। काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हमारा पूरा परिवार बैठकर एक भर पेट गर्मा गर्म छोले भटूरे खा सकता, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही भुगतना पड़ेगा। कमरे के अंदर उदास माहौल के बीच सभी लोग वही सूखी रोटियां और मिर्च की चटनी चुपचाप खाने लगते हैं। अगली सुबह अंकित उठकर गांव के अलग अलग चौराहों पर काम की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। शाम को वो घर आकर वापस अपने माता पिता से, माँ पिताजी, मैंने पूरे बाजार की हर एक दुकान और ठेके पर पूछ लिया है, लेकिन इस बारिश के मौसम में किसी को भी कोई मजदूर की जरूरत नहीं है। खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो कल मैं भी आपके साथ बाजार में काम ढूंढने चलूं। शायद हम दोनों मिलकर आपके लिए कोई काम ढूंढ पाए, और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी कोई काम ढूंढ लूं। हाँ, तुम मेरे साथ काम ढूंढने चल लेना, लेकिन अगर तुम कहीं काम करोगी तो घर पर माँ और पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है जी, मैं काम नहीं करूंगी और घर पर ही रहूंगी, लेकिन कम से कम आपके साथ चलकर काम ढूंढने में आपकी मदद तो कर सकती हूँ। काम मिलना बहुत जरूरी है, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उस दिन सभी लोग भूखे ही सो जाते हैं और अगले दिन सुबह ही दोनों पति पत्नी काम की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। वो पास की किराने की दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से पूछते हैं, भैया क्या आपकी दुकान पर कोई छोटा मोटा काम है जिसे मैं कर सकूं? मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। भाई हमारे पास कोई काम वाम नहीं है, इस बारिश के मौसम में वैसे ही व्यापार मंदा चल रहा है। मैं तुम्हें कहां से मजदूरी दे दूंगा, यहाँ से आगे बढ़ो, चलो। वे दोनों वहां से निराश होकर आगे बढ़ते हैं और सड़क के किनारे लगी एक चाय की दुकान पर रुकते हैं। चाय वाला बड़े पतीले में दूध खौला रहा होता है। भैया आपकी चाय की दुकान पर अगर बर्तन धोने या साफ सफाई का कोई काम हो तो बताइए, हम बहुत मेहनती हैं, सब काम कर लेंगे। नहीं बहन, मेरे पास पहले से ही मेरा भतीजा हाथ बटाने के लिए है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपना वक्त बर्बाद मत करो, कहीं और काम देखो। वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक छोले भटूरे का ठेला दिखाई देता है। ठेले के चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी होती है और तेल में भटूरे तैर रहे होते हैं। रेखा अंकित से, देखिए जी, सामने ये छोले भटूरे का कितना बड़ा ठेला लगा हुआ है। इनसे पूछ कर देखते हैं कि शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। तो हो सकता है कि यहाँ काम मिलने के बाद हमें यहाँ के बचे हुए छोले भटूरे भी खाने को मिल जाए। ठीक है, मैं पूछ कर आता हूँ उनके पास कोई काम है या नहीं। अंकित छोले भटूरे के ठेले पर जाकर छोले भटूरे वाले से, भैया आपके इस ठेले पर कोई साफ सफाई या सामान उठाने का काम हो तो मुझे रख लीजिए, मैं बहुत कम पैसों में काम कर लूंगा। अरे भाई, मेरा यह छोटा सा ठेला है और इसे चलाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ रखकर अपनी कमाई का हिस्सा क्यों बांटूं? दोनों पति पत्नी हताश होकर वहां से मुड़ते हैं। उनके चेहरों पर गहरी उदासी छाई होती है और छोले भटूरे की खुशबू उनके मन को और ज्यादा कचोट रही होती है। दोनों घर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर महेश, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें बाजार में कहीं कोई काम नहीं मिला? घर में तो खाने के लिए एक दाने का राशन तक नहीं बचा है। पिताजी, जब सुबह भैया गए थे तो मैंने सोचा था कि मैं घर में कुछ बना लूंगी, लेकिन राशन का डिब्बा बिल्कुल खाली निकला, कल का भी कुछ नहीं बचा है। तभी अचानक पड़ोसन माधवी हाथ में एक छोटी सी पोटली लिए अंदर आकर चटाई पर बैठते हुए, अरे राम राम, कैसी चल रही है तुम लोगों की जिंदगी? मैंने सोचा बारिश के मौसम में तुम लोगों से मिलकर हालचाल पूछ लूं। आओ माधवी बहन बैठो, क्या हाल बताएं, घर की हालत तो तुम देख ही रही हो, पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसा कहकर शोभा सारी बातें माधवी को बता देती है। अरे हाँ, तुम्हारी टीन तो ठीक हो गई ना, वरना पिछली बार तो तुम्हारा घर ही बहने वाला था, पर तुम्हारे बेटे का तो काम भी छूट गया, अब कैसे गुजारा होगा?
चाची अब तो भगवान ही मालिक है। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि आगे के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मैं तो बातों में भूल ही गई, थोड़ा दाल और चावल साथ लाई थी, इसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे बड़े बेटे ने कल मुझे बताया था कि शहर के बीचों बीच जो 28 स्पाइस क्लब नाम का एक बहुत बड़ा और मशहूर छोले भटूरे का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सफाई करने वाले एक लड़के की बहुत सख्त जरूरत है। तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं पूछते? सच कह रही हो माधवी चाची? क्या शहर में उस बड़े रेस्टोरेंट में सचमुच किसी काम वाले की जरूरत है? मैं कल सुबह सबसे पहले वहीं जाऊंगा। बातें करने के बाद माधवी चली जाती है और रेखा माधवी के द्वारा लाई गई पोटली को उठाती है और रसोई में जाकर दाल चावल बना लेती है और सभी को परोसकर दे देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अंकित जैसे ही छोले भटूरे की दुकान पर जाने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है झमाझम बारिश हो रही थी। पीछे से शोभा एक पुराना और फटा हुआ छाता लाकर अंकित को देते हुए, बेटा बाहर तेज बारिश हो रही है, तू जा रहा है तो अपने साथ ये छाता ले जा। माँ ये छाता तो बीच से फटा हुआ है, ये पानी क्या ही रोक पाएगा? बेटा फटा हुआ ही सही, पर कुछ तो सिर पर छांव रखेगा ना, तो इसे लेकर जा, भगवान तेरी लाज रखेगा। अंकित फटा हुआ छाता हाथ में थामकर झमाझम बारिश के बीच शहर के पौष इलाके की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह विशाल कांच की दीवारों वाले 28 स्पाइस क्लब के दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है। छोले भटूरे की उस मशहूर रेस्टोरेंट को देखकर अंकित अपने आप से, बाप रे, ये रेस्टोरेंट तो बाहर से कितना आलीशान और बड़ा लग रहा है। यहाँ के दरवाजे भी कितने चमकीले और शीशे के बने हुए हैं। वो झिझकते हुए अंदर कदम रखता है। अंदर का नजारा बहुत भव्य होता है, जहाँ चारों तरफ संगमरमर का फर्श और मुलायम कुर्सियां लगी हैं। अमीर लोग मेज पर बैठकर बड़े बड़े फूले हुए छोले भटूरे बड़े चाव से खा रहे हैं और बड़ी सी कांच से बाहर गिरती बारिश का आनंद ले रहे हैं। कस्टमर आपस में बातें करते हुए, भाई इस आलीशान रेस्टोरेंट में बैठकर बाहर की मूसलाधार बारिश देखते हुए गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का जो असली मजा है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ये हमारे पूरे शहर का सबसे नामी और महंगा रेस्टोरेंट है। यहाँ के छोले भटूरे वाकई अपनी खास रेसिपी और मसालों के लिए जाने जाते हैं। अंकित चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी पीछे से रेस्टोरेंट का एक कड़क मिजाज वेटर तेजी से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, ओए यहाँ क्या तमाशा देख रहा भाई? तेरा हुलिया और कपड़े देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तू छोले भटूरे खाने के लिए आया है। कहीं तू भीख मांगने तो अंदर नहीं घुसाया? नहीं नहीं भाई साहब, मैं भीख मांगने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने के लिए और किसी काम की तलाश के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, काम मांगने आया है? चल मेरे पीछे आ, तुझे सीधे मालिक के केबिन के पास ले चलता हूँ, वही तेरी असली औकात तय करेगा। वेटर उसे लेकर काउंटर के पीछे बैठे रेस्टोरेंट के मालिक अनिल के पास ले जाता है। अनिल अपने हाथ में हिसाब की डायरी लिए बैठा होता है। साहब, मैं पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करता था, लेकिन इस बारिश की वजह से काम पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर आपके यहाँ कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे रख लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पास कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है। हाँ, अगर तुम करना चाहो तो रेस्टोरेंट की साफ सफाई, पोछा लगाने और कचरा उठाने का काम खाली पड़ा है, वही तुम्हें मिल सकता है। हाँ मालिक, मैं साफ सफाई का सारा काम पूरी ईमानदारी से कर लूंगा, मुझे बस काम दे दीजिए। ठीक है, तो ये वेटर तुम्हें झाड़ू पोछा का बता देगा, तुम अभी से काम पर लग जाओ। अंकित बिना एक पल गंवाए तुरंत अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाता है और पोछा लेकर पूरे रेस्टोरेंट में फिनाइल डालकर पोछा लगाने और सफाई करने के काम में पूरी शिद्दत से जुट जाता है। शाम ढलने पर जब रेस्टोरेंट बंद होने का समय आता है तो अनिल अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर अंकित की मजदूरी के रूप में उसके हाथ पर पैसे रखते हुए, ये लो आज की मेहनत के पूरे पैसे, कल सुबह ठीक समय पर आ जाना, लेट मत होना। अंकित उन पैसों को लेकर चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि बारिश हो रही है। अंकित अपना छाता खोलकर ओढ़ते हुए, बारिश अभी तेज नहीं है, जल्दी से राशन लेकर घर पहुंचता हूं, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। वो सीधे पास की किराने की दुकान पर जाकर दाल और चावल का एक छोटा पैकेट खरीदता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो रात को घर लौटता है तो उसके हाथ में दाल चावल की थैली देखकर परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे की उदासी थोड़ी कम हो जाती है। अरे वाह, आपको सचमुच आज पहले दिन ही काम मिल गया और आप खाने के लिए राशन भी ले आए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ रेखा, मुझे काम मिल गया है। पता है वो रेस्टोरेंट कितना बड़ा और आलीशान है, शहर के सबसे अमीर लोग वहाँ आते हैं और बड़े आराम से प्लेट भर छोले भटूरे खाते हैं। अच्छा बेटा, उस बड़े रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं क्या?
जो लोग इतनी दूर से वहां खींचे चले आते हैं? पिताजी, वहां शहर के सबसे मशहूर और स्वादिष्ट छोले भटूरे मिलते हैं। बड़े बड़े फूले हुए भटूरे, काले काले मसालेदार छोले, साथ में कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और नींबू देखकर मुंह में पानी आ जाता है। भैया, क्या आपने भी वहाँ उन छोले भटूरों को खाकर देखा? उनका स्वाद कैसा होता होगा? काश हमें भी कभी वो खाने को मिलते। अरे पगली, वो छोले भटूरे इतने ज्यादा महंगे हैं कि हम जैसे गरीब लोग सपने में भी उन्हें खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैंने तो बस उन्हें दूर से देखा है और उनकी खुशबू सूंघी है। अरे चुप हो जाओ तुम सब लोग, चुपचाप जमीन पर बैठो और बहू जल्दी से जाकर इन दाल चावल को पकाओ ताकि सब पेट भर सके। रेखा जल्दी से रसोई में जाती है और पतीले में दाल चावल उबालकर सभी के लिए परोस देती है। परिवार के सभी लोग सादे दाल चावल चुपचाप खाने लगते हैं, लेकिन उनके कानों में छोले भटूरे की बात गूंजती रहती है। कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और घर की पुरानी छत के एक कोने से पानी रिस रिस कर नीचे टपकने लगता है। अरे देखो, छत के इस कोने से फिर से पानी टपकना शुरू हो गया। जल्दी से यहाँ एक बर्तन रख दो ताकि पूरा फर्श गीला ना हो। माँ जी, मैं बर्तन रख देती हूँ, लेकिन इस गीले चूल्हे पर अभी खाना नहीं बन सकता। बारिश बंद होने के बाद ही बनेगा। मैं लेट हो रहा हूँ, रेस्टोरेंट में जाने का समय हो गया है। मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अंकित अपना छाता लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और रेखा चूल्हे के आसपास सफाई करके खाना बनाती है। तभी सभी लोग खाना खाते हैं। तब शोभा, बहू, अंकित बिना खाना खाए चला गया, वो भूखा होगा। तू खाने को डब्बों में पैक कर ले, चल हम उसे उसके रेस्टोरेंट में ही खाना दे आते हैं। हाँ बहू, ऐसा करो, तुम दोनों माँ बेटी भी इसके साथ चले जाओ। रास्ते में चूल्हे जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां भी बीन कर ले आना। शोभा, सरिता और रेखा तीनों मिलकर एक एक पुरानी पन्नी ओढ़कर खाने का डिब्बा लेकर घर से बाहर निकल पड़ती हैं। वे शहर के बाजार से गुजरते हुए उस एक आदमी से मशहूर रेस्टोरेंट का पता पूछते हुए, सुनिए भैया, वो शहर का मशहूर 28 स्पाइस क्लब छोले भटूरे का रेस्टोरेंट किस साइड पड़ता है? अरे आप लोग उसी 28 स्पाइस क्लब की बात कर रही हैं ना, जिधर से गुजरने पर ही छोले भटूरे की ऐसी गजब की खुशबू आती है कि इंसान का पेट भर जाए। हाँ हाँ भैया, हम उसी रेस्टोरेंट का पता पूछ रहे हैं। बस इसी रास्ते पर आगे चले जाओ, उसकी खुशबू खुद तुम्हें उस रेस्टोरेंट का पता बता देगी। वे तीनों महक के पीछे पीछे चलते हुए उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने पहुंच जाती हैं। वो तीनों अंदर का शानदार कांच का दरवाजा देखकर वे थोड़ी देर के लिए थम जाती हैं। अरे वाह, कितना बड़ा और शानदार रेस्टोरेंट है ये। सचमुच यहाँ के छोले भटूरे की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है। अंदर शीशे के पार अंकित हाथ में पोछा लिए फर्श साफ कर रहा होता है। वो अचानक अपनी पत्नी और परिवार को बाहर खड़ा देखता है। तभी शोभा, रेखा और सरिता कांच के बड़े से दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती हैं। तीनों देख रही हैं कि रेस्टोरेंट की बड़ी बड़ी टेबल और कुर्सियों पर छोले भटूरे रखे थे और लोग मजा लेकर खा रहे थे। ये देखकर सरिता, माँ, छोले भटूरे कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि काश हमें भी खाने को मिल जाते। तभी अंकित उन्हें देखकर घबराकर तुरंत उनके पास आता है। अरे तुम तीनों पागल हो क्या? इस अमीर लोगों के रेस्टोरेंट के अंदर बिना किसी काम के मुंह उठाकर क्यों चली आई हो? यहाँ अंदर आने की इजाजत किसी गरीब को नहीं है। तभी रेस्टोरेंट का वेटर उसके पास आकर गुस्सा करते हुए, ओए, तू फिर से तमाशा करने लग गया क्या? ये कौन लोग हैं जिन्हें तूने अंदर बुला लिया? इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर शेल्टर के नीचे भेज, वरना मालिक अभी हम दोनों को नौकरी से निकाल देगा। वेटर के गुस्से को देखकर वे चारों तुरंत बाहर सड़क पर बने शेल्टर के नीचे आ खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर अपमान और लाचारी के भाव साफ दिखाई दे रहे होते हैं। भैया, हम तो सिर्फ आपको खाना देने आए थे और देखने आए थे कि आप कैसे काम करते हो। यहाँ के लोग हमें इस तरह क्यों भगा रहे हैं? तभी अचानक नंदिता उस रेस्टोरेंट के बाहर अपने पति के साथ आती है और उन्हें देखकर ताने मारते हुए, अरे अरे, देखो तो जरा इन गरीबों की शान। क्या तुम लोगों की इतनी औकात हो गई कि तुम इस शहर के सबसे बड़े महंगे रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर छोले भटूरे खाने के सपने देखने लगे हो? ये अमीरों की जगह है, तुम जैसे लोगों की नहीं। हम यहाँ छोले भटूरे खाने नहीं आए हैं बहन। मेरे पति यहाँ अंदर साफ सफाई की नौकरी करते हैं। हम सिर्फ उनका खाना पहुँचाने आए थे। हाँ हाँ, सफाई करती रहो जिंदगी भर, तुम्हारी किस्मत में इसके अलावा और कुछ लिखा भी नहीं है। नंदिता ताने मारती हुई रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। अंकित चुपचाप अपना टिफिन लेकर खाना खाता है, उन्हें वापस घर जाने का इशारा करते हुए, देखो तुमने देख लिया ना यहाँ का हाल, अब तुम लोग चुपचाप घर वापस जाओ। मुझे अभी अंदर और भी बहुत सारा काम खत्म करना है।
तीनों महिलाएं बहुत ही भारी मन से सिर झुकाए वापस अपने घर की तरफ लौटने लगती हैं। उनके मन में उस आलीशान रेस्टोरेंट और छोले भटूरे की कसक और ज्यादा गहरी हो जाती है। कुछ और दिन इसी तरह संघर्ष में बीत जाते हैं। एक दिन शाम को जब रेस्टोरेंट का सारा काम खत्म हो जाता है और बाकी सभी कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके होते हैं, तभी अनिल बाहर शटर पर ताला लगाते हुए बाहर खड़े अंकित को देखकर, अरे भाई, आज के दिन का सारा काम तो खत्म हो गया है और बाकी सब लोग भी जा चुके हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों रुके हो, घर नहीं गए? मालिक, बाहर मूसलाधार बारिश बहुत तेज हो रही है और मेरा छाता बीच में से ही पूरी तरह फटा हुआ है। अगर मैं अभी निकला तो रास्ते में पूरा भीग जाऊंगा। थोड़ी बारिश कम हो जाए तब जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, जब बारिश रुके तब चले जाना। मैं अपनी कार से घर निकल रहा हूँ। अनिल ताला लगाकर अपनी कार से घर चला जाता है। रेस्टोरेंट की नीली बत्तियां जल रही होती हैं और अंकित कोने में रखी एक बेंच पर लेटकर बारिश बंद होने के इंतजार में गहरी नींद में सो जाता है। रात के सन्नाटे में अचानक कुछ चोर आकर शटर का ताला तोड़ते हुए, ओए, शटर का ये ताला भी कितना जिद्दी है, जल्दी से टूटे तो हाथ साफ करूं। चलो तुम लोग भी जल्दी जल्दी तोड़ो इसे। आवाज सुनकर अंकित तुरंत अपनी नींद से चौंक कर उठ के ये सब देखते हुए, ओए चोर, तू रात के वक्त इस दुकान का ताला क्यों तोड़ रहा है? तुझे यहाँ चोरी करते हुए जरा भी डर नहीं लग रहा क्या? चुपचाप अपनी जगह पर पड़ा रहा है और बीच में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं इस रेस्टोरेंट का वफादार नौकर हूँ और जीते जी मैं अपनी दुकान में चोरी नहीं होने दूंगा। चोर और अंकित के बीच हाथापाई होने लगती है। चोर गुस्से में अपनी जेब से एक नुकीला चाकू निकालकर सीधे अंकित के हाथ पर वार कर देता है। खून की धार बहने लगती है और अंकित दर्द से चीख पड़ता है। चाकू लगते ही रेस्टोरेंट का इमरजेंसी सायरन अपने आप जोर जोर से बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर अनिल अपनी गाड़ी लेकर तुरंत पुलिस के साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो खून फैला हुआ है और इसे चाकू लग गया है। इंस्पेक्टर, जल्दी से इस चोर को पकड़ो। पुलिस तुरंत उस चोर को दबोच लेती है और हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में डालकर ले जाती है। अनिल घबराकर घायल अंकित को अपनी कार में लिटाकर शहर के बड़े अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत उसे अंदर ले जाकर जख्म पर टांके लगाकर पट्टी बांध देते हैं। तुमने आज अपनी जान की परवाह ना करके मेरी दुकान और लाखों का सामान बचा लिया है। मैं तुम्हारी इस बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। साहब, आप तो मेरे मालिक हैं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो, अब तुम ज्यादा बातें मत करो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। वैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम घर जा सकते हो। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। अनिल अपनी चमचमाती कार में बैठकर उसे घर के अंदर ले आता है। घर के सभी सदस्य अंकित को देखकर घबरा जाते हैं। तब सविता, हे भगवान, ये क्या हुआ अंकित? बेटा, तेरे सिर पर पट्टी क्यों बंधी है? क्या हो गया तुझे? डरो मत माताजी, दरअसल कुछ चोर मेरी दुकान का ताला तोड़ रहे थे। अंकित ने उन्हें देख लिया और हाथापाई के बीच घायल हो गया। ये बहुत ही ईमानदार और बहादुर इंसान है। बैठिए मालिक, ये हमारा छोटा सा घर और परिवार है। आपने हमारे बेटे का इलाज करवाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम लोग वही लोग हो जो उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर छोले भटूरे की बातें कर रहे थे? जी साहब, हम वही हैं। आपके रेस्टोरेंट के छोले भटूरे पूरे शहर में मशहूर है। हमने तो बस उनकी खुशबू ही सूंघी है। मुझे बहुत दुख है कि मेरी दुकान की हिफाजत करते हुए तुम्हारे बेटे को चोट लगी है। इसने अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब मेरी बारी है। कल तुम सब परिवार सहित मेरे रेस्टोरेंट पर सादर आमंत्रित हो और पेट भरकर जितना चाहे उतने छोले भटूरे खा सकते हो। अगले दिन सुबह सुबह घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। सभी लोग अपनी सबसे साफ सुथरी और अच्छी पोशाक पहनने के लिए डिब्बे से निकालते हैं। सुनिए जी, जरा बताना आज के इस खास दिन के लिए मैं कौन सी साड़ी पहनूं? पिछले साल जो मैंने खरीदी थी वही निकाल लेती हूँ। हाँ बेटी, वही पहन ले। आज तो सचमुच हमारे घर के अच्छे दिन आ गए। भगवान ने हमारी सुन ली है। परिवार के सभी सदस्य तैयार होकर घर के बाहर आते हैं। बाहर बारिश तेज थी। झमाझम बारिश को देखकर सरिता अंकिता से, भैया इतनी तेज बारिश हो रही है, हम मालिक के यहाँ रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने कैसे जाएं? क्या हम आज भी छोले भटूरे नहीं खा पाएंगे? अभी अनिल की गाड़ी आकर उनके दरवाजे पर रुक जाती है। आइए आइए, अंदर बैठिए। मैं आपको अपनी गाड़ी में अपने रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ ताकि आपको भीगना ना पड़े। पूरा परिवार कार में बैठकर खुशी खुशी 28 स्पाइस क्लब के लिए निकल जाता है।
थोड़ी देर बाद सभी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वेटर उन्हें बहुत इज्जत के साथ खिड़की के पास वाली सबसे खास कांच की टेबल पर बैठाता है, जहां से बाहर का नजारा साफ दिखता है, और फिर सभी को गर्मा गर्म छोले भटूरे परोसता है। लीजिए सर, आपके परिवार के लिए ये गर्मा गर्म और स्पेशल छोले भटूरे की प्लेट बिल्कुल तैयार है। जैसे ही सभी लोग ताजे फूले फूले और तेल में तले हुए छोले भटूरे देखते हैं, पूरे परिवार की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वे पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर छोले भटूरे का आनंद ले रहे होते हैं। वाह, सचमुच इससे स्वादिष्ट छोले भटूरे हमने तो जिंदगी भर इन्हें सिर्फ सपनों में ही देखा था, आज नसीब हो गए। पिताजी, ये सब मालिक की दरियादिली और हमारी मेहनत का नतीजा है। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तभी नंदिता छोले भटूरे खाने के लिए उस रेस्टोरेंट के अंदर आती है और उन सभी को शान से छोले भटूरे खाते हुए देखकर हक्की बक्की होते हुए, अरे ये लोग तो दाने दाने को मोहताज थे, आज ये इस बड़े रेस्टोरेंट में इतने शाही तरीके से छोले भटूरे कैसे खा रहे हैं। बहन, ये तो अपने अपने नसीब और मेहनत की बात है। जब किस्मत पलटती है तो सब मुमकिन हो जाता है। कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट मालिक दोनों माँ और बहू को रसोई में छोले भटूरे बनाने के काम पर रख लेता है और बेटी को दोबारा कॉलेज जाने के लिए आर्थिक मदद देता है, जिससे पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीने लगता है। कुछ दिनों बाद रात को घर पर छोले भटूरे बनाते हुए रेखा, देखिए माँ जी, अब तो मैं भी रेस्टोरेंट में काम करते करते वहाँ के रसोइये को छोले भटूरे बनाना देखकर बिल्कुल वैसे ही छोले भटूरे बनाना सीख गई हूँ। हाँ बेटा, खुशबू तो सचमुच बहुत अच्छी आ रही। तू जल्दी से छोले भटूरे लगा दे, हमको भूख लग रही है।